तारिक रहमान की माता खालिदा जिया की ओर से परिवार का सरनेम मजूमदार था, वहीं पिता की ओर से परिवार का सरनेम मंडल। जानकारों के मुताबिक ये दोनों ही सरनेम बंगाली हिंदुओं के हैं। जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि इतिहास में दोनों की फैमिलीज ने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को अपनाया हो। यही वजह है कि हिंदू सरनेम होने के बाद भी ये लोग मुसलमान हैं। अब तारिक रहमान की सियासी पहचान की बात करें तो वो सिर्फ एक राजनेता तक ही नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में भी है। अब जो बीएनपी है और वो उसको फ्रंट रनर समझा जा रहा है, और जबकि जो इस्लामिस्ट पार्टी है जमात इस्लामी, उसकी भी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। मोदी जी को मालूम है कि बांग्लादेश में क्या हुआ है। एक नाइटमेयर सिनेरियो वहां पे खड़ा हो गया जो हमने देखा वहां पर, और जो सबसे बड़ा डर था हमारा वही हुआ है ढाका के अंदर। 2026 में मोदी जी ने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो बाहर निकले, और वही हुआ जो होना था, क्योंकि वहां पर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है। पास्ट में हुई हैं उनको मानने के लिए तैयार है, उन पे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि बांग्लादेश ने तो मुझे बहुत सरप्राइज़ किया। अगर आप 1974 की एग्रीमेंट देख लें, उसमें बांग्लादेश ने देश की ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो तारिक रहमान साहब ने 35 साल बाद पहले पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, अब बेगम राज वहां पर खत्म हुआ, उनकी ओथ सेरेमनी में एक वाकई बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, बहुत बड़ा खेल हुआ है। तारिक रहमान एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिसने बांग्लादेश के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। उनके पिता जियाउर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। जियाउर रहमान का नाम बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया था और बाद में देश की राजनीति में एक मजबूत राष्ट्रवादी चेहरा बनकर उभरे थे। 1971 में उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की स्थापना की, जो आज देश की प्रमुख पार्टियों में शामिल है। इंडिया कह रहा है कि जी ये रेडिकल्स आ रहे हैं, इस्लामिस्ट आ रहे हैं, ये हिंदुओं के जो कातिल हैं ये दोबारा वापस आएंगे, ये जमात इस्लामी आएगी और ये हिंदुओं को इन्होंने कत्ल किया हुआ है। बीएनपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दी, वो आपने देखा। खालिदा जिया जो जिहादन थी, उसका बेटा तारिक वो बनता है नया प्रधानमंत्री। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, रियल पॉइजन है जो उसकी डिटेल्स हैं। जो जमात इस्लामी है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है। ये वो पार्टी है जिन्होंने 1971 में जितने भी इंटेलेक्चुअल से उनके गले काट दिए थे। जय हिंद दोस्तों, अब खबरें ब्रेक हो रही हैं जब बीएनपी के जो लीडर हैं, ठीक है, तारिक रहमान साहब, उनके बारे में वो पीएम बन चुके हैं, और ये अब पाकिस्तानी मीडिया ने ही खुद भी नोन करना शुरू किया। मैं देख रहा था कि इनकी रूट्स जो है वो प्रॉपर मुस्लिम नहीं है। आपको पता है ना, पाकिस्तान में जो मौलवी रिजीम है, मौलवी जो लोग कल्चर है, वो सबसे पहले यही जांच पड़ताल करते हैं कि मुस्लिम है प्रॉपर या नहीं है। तो इनके रिगार्डिंग जब उन्होंने किया, और ये बात सच है कि जो खालिदा जिया हैं, इनकी माताजी वो 2 बार रह चुकी ही बांग्लादेश की पीएम, अब तो खैर वो एक्सपायर कर गई। अब जो तारिक रहमान साहब, इनकी रूट्स जो है वो हिंदू से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, सनातन परंपरा से। वैसे तो इस खित्ते में जितने भी मुस्लिम्स बने घूमते हैं वो सब कन्वर्टेड हिंदू ही हैं, जो फिर मुस्लिम बन गए। हिंदू थे और कन्वर्ट हो गए। अब इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर की बात की जाए, मंसूर रहमान मंडल थे, ठीक है, पेशे से केमिस्ट थे, और मैटरनल फैमिली में मजूमदार थे, ठीक है। आप पैटर्नल यानी पिता की तरफ से ये मंडल थे, माता जी की तरफ से ये मजूमदार थे, और फिर वे कन्वर्ट हुए जो है। और कन्वर्जन आपको पता है बांग्लादेश पाकिस्तान में दबा के चलता है, ये कन्वर्ट हुए और ये फिर मुजीबुर रहमान और ये क्या क्या तारिक रहमान ये सब बन गए। तो ये जो है सिलसिला है, ये पाकिस्तानियों को बड़ा चुभ रहा है कि ये तो अब तारिक रहमान आ गया है तो ये उस तरीके से हिंदुओं को जेनोसाइड नहीं करेगा जिस तरीके से जमात इस्लामी करती थी या कर रही थी। सो ये पाकिस्तानियों को काफी बड़ा चोक लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको पता ही है कि जो मुजीबुर रहमान साहब, सॉरी तारिक रहमान साहब, उन्होंने यूनुस के दिए गए जो तमाम कानून थे कि जी बांग्लादेश सेकुलर नहीं होगा, बांग्लादेश में सिर्फ मुस्लिम कानून ही चलेंगे, वो सारी चीजें भी साइड लाइन कर दी है। और जो 7 सिस्टर को लेके स्टेटमेंट्स है यूनुस के, उसको भी उन्होंने साइड लाइन पे किया। तो ये भारत के लिए बड़ा बेनिफिट होता हुआ नजर। फोर्सेस पाकिस्तान वहां पे था, जमात वाले थे, सीआईए बैठा हुआ था, और इमीडिएटली जो सारे का सारा जो गंद है वो बाहर निकलना शुरू हो गया। जो प्रधानमंत्री बना है इनका, उन्होंने तो थैंक किया मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। ये तो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, लेकिन जो लैंग्वेज थी उसकी वो बहुत ज्यादा जहर से भरी हुई थी। पहली बात, उन्होंने मॉक किया भारत की डेमोक्रेसी को। भाई जैसे कि वहां पर तो बहुत अच्छे डेमोक्रेसी हो रही है, पेपर जो वहां पे जो थी उसके ऊपर स्टैंपर लगा कर इन्होंने बीएनपी को जिताया है, ये हमें सबको मालूम है। लेकिन उन्होंने हिंट भी किया एक चीज और का, कि आपने हमारा एक टेररिस्ट है शेख हसीना नाम का, उसको अपने कंट्री में रखा हुआ है, उसे आप वापस भेज दीजिए। दे वांट शेख हसीना बैक, क्योंकि उसका सर तन से जुदा करना है इन लोगों को। दे आर ऑलरेडी प्रेशराइजिंग इंडियाज फॉरेन मिनिस्ट्री। अभी तो प्रधानमंत्री बना नहीं है, लेकिन बनते ही बांग्लादेश को कैसे आगे लेके जाना है उसकी पॉलिसी नहीं बनाई।
शेख हसीना को बुलाओ ताकि कंपटीशन हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और भारत की पेशेंस को उन्होंने टेस्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, बीएनपी जो है वो तो सिर्फ जो जीती है वो तो सिर्फ फेस है, मसल है, इनका जो पीछे ताकत है वो है जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी ने क्या किया, उन्होंने बोला यार हम जो 57 सीट जीते हैं ना, हमारे साथ धोखा हो गया। उन्होंने बोल दिया कि इलेक्शंस के अंदर रिगिंग हुई हुई है, यानी कि बीएनपी ने चीटिंग किया। एक चोर बोल रहा है दूसरे को कि तुम डाकू हो, ये हालत हो गई है बांग्लादेश के अंदर। और उन्होंने जो अपने आंसू हैं वो बहाने शुरू कर दिए कि बीएनपी को जिताने के लिए मोदी जी का और भारत की जो रॉ है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, दोनों को रॉ के इतने ज्यादा डरावने सपने आते हैं हमारे अजीत डोभाल के कि बेचारे सो नहीं पाते। अब जो उनके आंसू हैं वो उन्होंने थ्रेट में उनको कन्वर्ट कर दिया। जो इसका एक हसनत करके आदमी है, लीडर है जमात का, उसने क्या बोला, डायरेक्ट थ्रेट टू इंडिया कि भाई अब हम आ रहे हैं और हम आग को स्प्रेड करेंगे और हम जो आपके 7 सिस्टर्स हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट पूरे को हम काट देंगे। मतलब कि जिनका कुछ कुछ कटा होता है बचपन से वो हमें बोलते हैं कि आपका काट देंगे। ओ बेटा, तुम्हारा क्या कुछ कटने वाला है ये तुम देखना आगे। ये जितने तुम्हारे इस्लामिक लोग हैं इनको मैं खुद खुला बोल रहा हूं, ये भारत की गवर्नमेंट है, ये राहुल गंदगी की गवर्नमेंट नहीं है कि जो उसका भी कटा है तो आपका भी कटा है। अब आपका कटने वाला है पूरी तरह से, तभी एसआईआर में जिनका कटा है उन्हीं का नाम कट रहा है, बाकियों का आपका तो हमारा तो कट नहीं रहा। तो इसलिए जो आपके साथ होने वाला है वो देखते रहिए होता क्या है। अब ये उन्होंने एक धमकी और दी कि जितने सेपरेटिस्ट हैं, जिहादी हैं, इनको बांग्लादेश तैयार करेगा, शेल्टर करेगा, उनको आर्म करेगा, ताकि आर्म्स एंड एम्युनिशन उनके पास होंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जाकर अब हम असम में, मणिपुर में, नागालैंड में वहां पर अब दंगे और इंक्रीज करवाएंगे। करवा सकते हैं नहीं बोला है, करवाएंगे। यानी कि दे आर ओपनली टॉकिंग ऑफ ब्रेकिंग इंडिया। इसलिए ये नई रियलिटी बनती जा रही है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। अब आपको समझ आएगा कि क्यों पाकिस्तान सीआईए क्यों इस जिहादियों की गवर्नमेंट को बनवाना चाहता था। और साथ में इन्होंने बोल दिया हमें शेख हसीना का सर चाहिए। दोस्तों, ये हालत है वहां पर। जो बीएनपी है उनको चाहिए, जो प्रधानमंत्री बना है उसको शेख हसीना का सर चाहिए, और जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है उसको भारत की जमीन चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक थर्ड प्लेयर भी है। अभी तो ये गेम शुरू हुआ है बांग्लादेश का, इसको नॉर्मल इलेक्शन मत समझना। ड्रैगन की एंट्री हो चुकी है। अभी ओथ लिया था, ओथ प्रधानमंत्री बनने का, और उसने बोल दिया कि बांग्लादेश इज फॉर सेल। उन्होंने लॉयल्टी दिखा दिया चाइना की तरफ से, एक अनाउंसमेंट जिसने भारत को, मैं मालूम था ये होगा, और इसलिए उन्होंने बोल दिया कि भाई वो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बांग्लादेश के अंदर दोबारा से वापस लेकर आ रहे हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जिसको शेख हसीना ने बिल्कुल बंद करके फाइल को जला के रख दिया था, क्योंकि उसे मालूम था ये डेथ ट्रैप के अंदर मेरी कंट्री फंस जाएगी और भारत का भी इंटरेस्ट जो है वो खराब होता है। लेकिन तारिक रहमान ने आते ही पूरा के पूरी फाइलों को दोबारा से खोल दिया है। ही सेज कि मुझे चाइनीज मनी चाहिए, मुझे चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और वो चाइना ने क्या बोला, चाइना कभी भी कोई फ्री में चीज देता नहीं है। अब तो औलाद ये पैदा हो गए पाकिस्तानियों को सुनने में है ऑन अराइवल वीजा मिले हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है जी, ऐसे भी सुनने में आया मुझे। अब सुनने में आया। अब ये मैं बस एक चीज कहता हूँ, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड क्लियर। मैं नहीं समझता थिंग्स आर एज ईजी एज इट लुक। जैसे ही नई हुकूमत आएगी वो कहेगी यार पता नहीं की करना है इन्हों दे नाल असां ते की बनाना है और क्या होगा और क्या नहीं, और वो किस तरह का हमारे साथ ताल्लुक बनाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड नॉट टू रीच टू द कंक्लूजन। हमें कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये जो जमात के लीडर हैं जो कहते हैं कि हमारे मुल्क में खवातीन वज़ीर आज़म हो ही नहीं सकती, हालांकि हमारे उनके मुल्क में 2 दफ़ा खवातीन हैं, हो चुकी हुई हैं, ठीक है, 2 दफ़ा खवातीन कर चुकी हुई हैं। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। देखते हैं कि क्या वो जैसे कहते हैं ना नजर आता है। बहरहाल शफीकुर रहमान जो है वो कहते हैं स्ट्रक्चर, जुडिशरी, एथिकल लीडरशिप। अब क्या बांग्लादेश इस्लामिस्ट की तरफ जाएगा या जो तारक रहमान कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, हम बड़े केयरफुली चलेंगे, उनकी तरफ जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट की वो बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि हम बांग्लादेश को $2 ट्रिलियन की इकानमी बनाएंगे बाय 2040। ये मौलवी कहते हैं। ये कौन कहते हैं? मौलवी कहते हैं। अब वो जो सर्वे आए हैं, जो प्री इलेक्शन सर्वे होते हैं, उन्होंने डिफरेंट पिक्चर दी है। बहुत सारे लोगों को ये है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी लीड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है दैट इज वाशिंगटन बेस्ड, वो कह रहे हैं कि बहुत टाइट कंटेस्ट है BNP एंड जमात के दरमियान, ठीक है ना जी। और सुनने में ये भी आया कि जो जमात है वो शायद लीड ले जाए। अच्छा, आपको पता है जमात इस्लामी पे बैन था। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, इंटरिम सेटअप है, इसने अगस्त 2024 में ये बैन हटाया जैसे ये सीना गई। तो जमात भी बहुत ज़्यादा दबी हुई थी एंड बांग्लादेश के अंदर एक रिलीजियस लुक है वहाँ पे, ठीक है ना जी। तो बांग्लादेशी जो पॉलिटिक्स है उसमें जमात एक फ्रेश वॉइस के तौर पे भी समझी जा रही है। अब जो जिसे वो कहते हैं ना बांग्लादेशी सियासत के अंदर जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, स्टूडेंट लेड मूवमेंट है, वो जमात के साथ अलायंस में है, वो इनके साथ अलायंस में है। अब एनालिस्ट ये भी मैं जो पढ़ रहा था और मेरी जो डिटेल सामने आ रही हैं कि ये भी समझा जा रहा है
कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना, जो जमात की जो सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वो गवर्निंग पावर में आ जाएगा। ये बड़ी अहम चीज़ है। लोग उनको मौलवियों को सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन लोग मौलवियों को वोट नहीं देते। ये मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ आपको। लोग पाकिस्तान में ये ज़रूर कहते हैं कि जमात इस्लामी ऐसी होनी चाहिए।